हेलो गाइस, वेलकम बैक टू इंग्लिश टेक ज्ञान। दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आई एम बैक। और जैसा कि आप जानते हो कि मैंने आपको यूट्यूब पर अल्फ़ाबेट ए से लेकर जेड तक के लगभग सारे वर्ड्स कंप्लीट करा दिए हैं। वोकैबुलरी सेशन में मैंने 100 क्लासेस कंप्लीट किया, जिसमें 5000 से ज़्यादा वर्ड्स कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो अगर आप इन वर्ड्स को पढ़ना चाहते हैं तो मेरे वीडियोस को चेक कर सकते हैं। और इसी क्रम में मैं आपके लिए एक अगला वीडियो लेकर आया हूँ, वो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का, जिसको हम OWS शॉर्टकट में कहते हैं, या वन वर्ड फॉर मेनी, यानी कई शब्दों के बदले में एक शब्द। हालांकि इस पे भी मैं ऑलरेडी कई वीडियोस बना चुका हूँ, वो भी आप मेरे वीडियोस में चेक कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला वन वर्ड है एविएशन, और इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे है स्टडी ऑफ फ्लाइंग एरोप्लेन्स, यानी कि एरोप्लेन्स के उड़ाने का विज्ञान, या एरोप्लेन्स के बारे में जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो जानने का विज्ञान, उसको स्टडी करने का विज्ञान, दैट इज एविएशन। मतलब एरोप्लेन के उड़ाने से संबंधित जो भी बातें होती है वो एविएशन में आपको बताई सिखाई जाती है। इसलिए मैंने यहाँ पे एरोप्लेन का जो कॉकपिट होता है, कॉकपिट भी वन वर्ड में आ सकता है, कॉकपिट कहते हैं जहाँ एरोप्लेन में पायलट बैठता है उसको। ठीक है, तो ये कॉकपिट का सीन है, तो ये एविएशन है। एवी एक्चुअली एक रूट वर्ड भी है जिसका मतलब बर्ड होता है। तो एक आपने देखा होगा एवियरी, ये भी आपका आता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में। एवियरी जहाँ पे बर्ड्स को रखा जाता है, पाला जाता है, उसकी देखभाल की जाती है। तो एवी से रिलेटेड जो भी वर्ड होगा वो कहीं ना कहीं उड़ने या बर्ड से रिलेटेड होगा, उसका सेंस उसी से संबंधित होगा। तो एविएशन इज द स्टडी ऑफ फ्लाइंग एरोप्लेन्स। सिंपल, एरोप्लेन्स के उड़ाने से संबंधित जो भी ज्ञान, जानकारी या स्टडी है उसी को एविएशन कहा जाता है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट, अगला वर्ड है एकॉस्टिक, जिसका एक्सप्लेनेशन है स्टडी ऑफ साउंड एंड साउंड वेव्स। मतलब ध्वनि या ध्वनि के तरंगों का अध्ययन इज एकॉस्टिक्स। एक्चुअली ये म्यूजिक से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक लेडी को रखा जिन्होंने गिटार लिए हुए है जो हाथ में है ना, और ये जो गिटार है ये एकॉस्टिक गिटार है, जो ये नोट्स बना रही है गिटार को बजाने के लिए, जिसको ज़रूरत पड़ती है रिदम की, धुन की, है ना जी। तो अकॉस्टिक्स इज द स्टडी ऑफ साउंड एंड साउंड वेव्स, ध्वनि या ध्वनि तरंगों का अध्ययन। तो अगर ये गिटार बजेगा तो इससे क्या होंगे, सुर निकलेंगे, ध्वनि निकलेगी। तो ये जो स्टडी है यही होता है अकॉस्टिक्स। तो अगर आपने अकॉस्टिक्स गिटार या ऐसा कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट देखा है तो आपको ये याद रह जाएगा। इमेज लगाने का मकसद आपको पता है, इमेज लगाकर मैंने 5000 वर्ड्स पढ़ाए हैं, है ना। तो इससे आपको चीज़ें याद रहती हैं। पिक्चर स्पीक्स 10,000 मोर देन 10,000 वर्ड्स। एक तस्वीर 10,000 ज़्यादा शब्दों से अच्छा बयां कर सकती है। लॉजिक तो यही है। नेक्स्ट, एंथ्रोपोलॉजी, जिसको हम बोलते हैं मानव विज्ञान। इसमें क्या होता है, स्टडी ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड। मानवता का विकास कैसे हुआ या उसका शुरुआत कैसे हुआ, है ना। इवोल्यूशन यानी उसकी शुरुआत कैसे हुई। हमने पढ़ा कि इंसान बंदर से बना है और बहुत सारे उसके प्रजाति थे, होमो सेपियंस, निएंडरथल, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमें किसने बताई, जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट होते हैं, उन्होंने मानव के शुरुआती दिनों का अध्ययन किया। ठीक है, पाषाण युग, पूरा पाषाण युग, शीत युग, और इन युग में पाए जाने वाले लोगों का स्टडी करके हमें बताया इनके बारे में। उन्हीं का ये कंकाल वगैरह जो मिले होंगे खुदाई वगैरह से, ये यहाँ पे
रखा गया। ठीक है, तो एंथ्रोपोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड। देखो एंथ्रोप इज द रूट वर्ड, आप जानते हैं रूट वर्ड होता है जिसमें आप वर्ड देखते हो, वर्ड का एक मीनिंग होता है, और इस पे भी मैंने वीडियोस बनाए हैं, आप चेक कर सकते हो। तो एंथ्रोप यानी ह्यूमन, कहीं ना कहीं इसका रिलेशन ह्यूमन से होता है। ठीक है, एंथ्रोप का। तो जब भी कोई ऐसा वर्ड मिले जिसमें एंथ्रोप लगा हो तो उसका मीनिंग कोई ना कोई मैनकाइंड या मानवता से ज़रूर होगा, आप उससे लिंक कर सकते हैं। और ओलॉजी मतलब तो स्टडी होता है, तो स्टडी ऑफ मैनकाइंड यानी मानवता का अध्ययन, या हम कह सकते हैं मानव विज्ञान। ठीक है, नेक्स्ट कैलीग्राफी। कैलीग्राफी कहते हैं सुंदर राइटिंग को, एन आर्ट रिलेटेड टू ऑर्नेट गुड हैंड राइटिंग, अच्छी लिखावट। यहाँ देखिए कितने खूबसूरत ढंग से अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं, है ना, जो भी अल्फ़ाबेट है। तो ये खूबसूरत राइटिंग को ही कैलीग्राफी कहते हैं। कैली मतलब ब्यूटीफुल, ग्राफ मतलब लिखना, ये भी रूट वर्ड में आता है। तो ब्यूटीफुल लिखावट को कहते हैं कैलीग्राफी। तो इसके लिए मैंने एक ब्यूटीफुल इमेज रखा है जिसमें अच्छी राइटिंग की गई है, और बड़े और छोटे दोनों लेटर्स में है अल्फ़ाबेट, दोनों अल्फ़ाबेट हैं, स्मॉल और कैपिटल लेटर्स, है ना। तो कोशिश कीजिए कि आप भी इस तरह की खूबसूरत कैलीग्राफी कर सकें। कैलीग्राफी सीखनी चाहिए, हर लैंग्वेज में कैलीग्राफी होती है। ठीक है, तो ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग इज कैलीग्राफी। क्रोनोलॉजी, क्रॉन मतलब होता है टाइम, ये भी रूट वर्ड है, और लॉजी हम जानते हैं स्टडी। तो क्रोनोलॉजी क्या होता है? द साइंस ऑफ टाइम ऑर्डर, मतलब काल क्रम कह सकते हैं हिंदी में, काल क्रम, जिसमें जो घटनाएं होती हैं वो एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आती हैं। जैसे यहाँ पे वैदिक पीरियड है, उसके बाद मेडिएवल पीरियड है, उसके बाद ब्रिटिश कॉलोनियल है ना। तो इस तरह से चीज़ें क्या होती हैं, एक सही समय के अनुसार दर्शाई जाती है, इसको क्रोनोलॉजी बोलते हैं। यानी कोई घटना विशेष जो किसी पर्टिकुलर टाइम पे हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, एकदम सिलसिलेवार से जहाँ पे दर्शाया गया है उसी को क्रोनोलॉजी कहते हैं। ठीक है, कालक्रम, समझ गए? जी हाँ, तो क्रोनोलॉजी इज़ द ऑर्डर ऑफ टाइम। एक्चुअली टाइम का ऑर्डर होता है जो किसी विशेष घटना को दर्शाता है कि पहले ये हुआ, फिर ये, फिर ये, फिर ये। कोई भी ऑर्डर अगर ऊपर नीचे हो गया तो उसको कहेंगे एनाक्रोनिज्म। ओके, अगर कोई ऑर्डर आगे पीछे हो गया, क्रिया के अनुसार नहीं हुआ, तो वो कहलाएगा एनाक्रोनिज्म। ठीक है, यानी काल दोष कह सकते हैं। ओके, तो क्रोनोलॉजी क्या होता है? टाइम ऑर्डर जिसमें हम स्टडी, या क्रोनोलॉजी इज द साइंस ऑफ टाइम ऑर्डर, जिसमें आप घटनाओं को उसके प्रॉपर टाइम पर दिखाते हैं कि कौन कितने से कितने तक शासन किया, या किसका कितने से कितने तक डायनेस्टी था, वंशज था। ओके, नेक्स्ट डेमोग्राफी। डेमोग्राफी यानी कि आप इसको कह सकते हैं, डेमो मतलब होता है प्लेस। ठीक है, डेमो मतलब प्लेस, और पीपल भी होता है, एक आपका पीपल भी चलता है, और ग्राफ तो लिखना होता है। प्लेस या पीपल के बारे में लिखना, या उसके आंकड़े को रखना। ठीक है, अब इसको जनसंख्या भी कह सकते हैं, डेमोग्राफी। ठीक है, जनसंख्या भी कह सकते हैं, जो सेंसस होता है उसके सेंस में भी यूज किया जा सकता है। तो डेमोग्राफी इज द स्टडी ऑफ स्टैटिस्टिक्स। किसका स्टैटिस्टिक्स? डेमो यानी पीपल का। ठीक है, पीपल का जो स्टडी होता है या उसकी संख्या का, स्टैटिस्टिक्स यानी डेटा या आंकड़ा, उसकी बात की जा रही है। स्टडी ऑफ डेटा, लोगों का संख्या का जो डेटा होता है उसकी स्टडी। तो डेम मतलब पीपल, ग्राफ मतलब लिखना, तो पीपल का लेखा जोखा, जहाँ हम लोगों के संख्या को, आबादी को लिखते हैं, दैट इज डेमोग्राफी, स्टडी ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, लोगों का स्टैटिस्टिक्स, और किसी चीज़ का नहीं। एंटोमोलॉजी होता है कीड़े मकोड़ों का अध्ययन, स्टडी ऑफ साइंस ऑफ इंसेक्ट्स। तो इसमें कीड़े मकोड़ों का अध्ययन होता है, कीट पतंगों का जो स्टडी होता है वो एंटोमोलॉजी होता है। इसको याद रखना बड़ा आसान होता है ना, एंटो है तो एंट से याद रख सकते हो,
एंट मतलब चींटी, चींटियों का अध्ययन कि चींटी की आँखें होती हैं कि नहीं होती है, कान होते हैं कि नहीं, और सूंघ सकता है कि नहीं। तो ये सारा जो स्टडी होता है, जो हम बाद में पढ़ते हैं आर्टिकल्स में, मैगजीन्स में, तो ये कौन करते हैं? ये एंटोमोलॉजिस्ट करते हैं। तो एंटोमोलॉजिस्ट क्या करते हैं? कीड़े मकोड़ों का अध्ययन करते हैं, एंट्स का या दूसरे छोटे छोटे कीट पतंगों का अध्ययन। ठीक है, एंटोमोलॉजी यानी एंट का अध्ययन, यहाँ से याद रख लीजिएगा, एंट से। ये मैंने निमोनिक करा दिया। इकोलॉजी, इकोसिस्टम आपने पढ़ा होगा साइंस में। तो इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम इज पारितंत्र बोलते हैं ना उसको। तो इकोलॉजी इज स्टडी ऑफ द रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट। तो वही होता है इकोसिस्टम, जो होता है पारितंत्र, है ना। यानी कि जो जीव जंतु हैं और जो वातावरण है उनके बीच का क्या संबंध है, वो सारी चीज़ें इकोसिस्टम में पढ़ाई जाती है या इकोलॉजी में पढ़ाई जाती है। ठीक है, तो इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट। इनके बीच के रिलेशन के स्टडी को इकोलॉजी कहते हैं। पारितंत्र विज्ञान या पारिस्थितिकी कहते हैं, हिंदी में ऐसे कुछ बोलते हैं। जिसमें अभी आप इमेज में देखो, मैंने इसलिए रखा है, यहाँ पे जेब्रा पानी पी रहा है, यहाँ हाथी है, यहाँ पक्षी है। ठीक है, ये पूरा एनवायरनमेंट बना हुआ है। तो यही पारितंत्र है। ऐसा ही देश चलता है, दुनिया चलती है, सब कुछ चलता है मिलजुल के रहने का। नेक्स्ट, जेनेटिक्स यानी जीन के बारे में जो होता है, स्टडी ऑफ हेरिडिटरी जीन्स एंड वेरिएशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसलिए मैंने ये जीन का एक इमेज लिया है यहाँ पे। तो जेनेटिक्स में क्या करते हैं? आनुवांशिकता जिसको हम बोलते हैं हिंदी में, तो आनुवांशिक गुणों का अध्ययन होता है या आनुवांशिकता का अध्ययन होता है, ये जेनेटिक्स हो गया। इसमें स्टडी करते हैं आनुवांशिकता का, जीन का, और उनके ऑर्गेनिज्म में क्या डिफरेंस होता है, ये चीज़ों का। ठीक है, जैसे हम लोग हैं तो हमारे पिता के जीन्स हमारे अंदर होते हैं, हमारे जीन हमारे बच्चों में। तो ये जेनेटिक्स है जो आनुवांशिकता होती है। बायोलॉजी में आपने पढ़ा होगा, तो मुझे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है इसके बारे में। जियोलॉजी भूविज्ञान हो गया, स्टडी ऑफ रॉक्स एंड सॉइल। जियो मतलब भू, भू मतलब अर्थ या ज़मीन। ठीक है, अर्थ बोलते हैं इंग्लिश में, और इसको हम ज़मीन भी कहते हैं। तो भू मतलब ज़मीन या अर्थ जो होता है, और लॉजी स्टडी होता है, जियोलॉजी स्टडी ऑफ रॉक्स एंड सॉइल। तो जो जियोलॉजिकल सर्वे होता है, क्या करता है? पुरातत्व विज्ञानी लोग ज़मीन का अध्ययन करते हैं, ज़मीन की खुदाई करते हैं। आर्कोलॉजिस्ट भी ये काम करते हैं। तो खुदाई वगैरह करके इस तरह के जो स्तंभ हैं या पहाड़ पर्वत या कोई नगर व्यवस्था को ढूंढ निकालते हैं। ठीक है, मिट्टियों का अध्ययन करते हैं, पत्थरों का अध्ययन करते हैं कि कौन पत्थर कितना पुराना है, मिट्टी कितने साल की है, उपजाऊ है, अनुपजाऊ है। तो ये जियोलॉजिकल सर्वे का काम है। कहाँ भूकंप आने वाला है, नहीं आने वाला। ठीक है, वो सारी चीज़ें वही स्टडी करते हैं। यानी पृथ्वी और उसके जो तत्व हैं उसका अध्ययन करने का काम जियोलॉजी में होता है। अंडरस्टूड? नेक्स्ट, ग्राफोलॉजी, ये हैंड राइटिंग का स्टडी होता है। फिल्मों में आप देखे होंगे, जब कोई गलत हैंड राइटिंग, किसी का हैंड राइटिंग कॉपी करके और चेक साइन कर देता है, फिर वो कोर्ट में मामला जाता है, तो एक स्पेशलिस्ट आता है, एक्सपर्ट आता है, जो हैंड राइटिंग एक्सपर्ट होता है। वो इस तरह से दोनों हैंड राइटिंग को मैच करता है, जो ओरिजिनल है और जो कॉपी किया गया है, और वो बता देता है कि कौन ओरिजिनल है, कौन कॉपी किया गया है। तो ये कौन करता है? जो ग्राफोलॉजिस्ट होता है। तो ग्राफोलॉजी, वही ग्राफ मतलब मैंने बोला ना, लिखना। ग्राफ, ग्राम, स्क्राइब, ये सब का मतलब लिखना होता है। ठीक है, स्क्राइब, SCRIB, स्क्राइब मतलब लिखना। ग्राम मतलब भी लिखना होता है, ये भी रूट वर्ड आता है। जैसे टेलीग्राम, ठीक है, और एनाग्राम, मोनोग्राम। तो ग्राफोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ हैंड राइटिंग। ये हैंड राइटिंग को स्टडी करता है, और हैंड राइटिंग के स्टडी से ये भी पता चलता है कि इंसान का कैरेक्टर कैसा है, गुस्से वाला है कि कंफ्यूज्ड रहता है, कैसा है, वो आपकी हैंड राइटिंग देख के भी बताया जा सकता है। ये भी एक साइंस है। तो इसकी स्टडी को ग्राफोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए ग्राफोलॉजी में क्या क्या पढ़ते हैं, और बहुत सारी चीज़ें होंगी, उतना तो मैं भी नहीं जानता। गैरंटोलॉजी मतलब हो गया उम्र का अध्ययन, स्टडी ऑफ वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ एजिंग। बुढ़ापे का अध्ययन या बढ़ती उम्र का अध्ययन, के लोग कैसे बूढ़े होते हैं, कब होते हैं,
उम्र जल्दी कब ढल जाती है, किन गलतियों से बुढ़ापा जल्दी आ जाता है, क्या करने से बुढ़ापा जल्दी नहीं आता। तो अक्सर हम लोग इस तरह की बातें पढ़ते हैं, आते रहते हैं, यूट्यूब पर ही आते हैं और जगह जगह पे पोस्ट वगैरह में, ये करने से बुढ़ापा आता है, ये करने से बुढ़ापा नहीं आता है। तो ये सब स्टडी करके बताया जाता है हमें, जो गेरोंटोलॉजी में होता है। ठीक है, इसको जेरोंटोलॉजी भी पढ़ सकते हैं। तो स्टडी ऑफ वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ एजिंग, यानी बढ़ती उम्र के अलग अलग जो एस्पेक्ट्स हैं, एरियाज़ हैं या उसके लक्षण हैं, उस बारे में जो स्टडी होता है वो जेरोंटोलॉजी में होता है। ठीक है, तो यानी कि बूढ़े लोग कई बार बैठे हुए हैं और ये डॉक्टर है तो स्टडी कर रही होंगी इनके बारे में, इनके मनोस्थिति का स्टडी कि बुढ़ापा में कैसा फील होता है, किस तरह की चीज़ें, क्या बदलाव होते हैं शरीर में। ये सारी रिसर्च हो चुकी है, कर चुके हैं लोग, बस हम तक पहुंचता है और हम इसको जान पाते हैं। या चलो, तो जेरोंटोलॉजी में स्टडी होता है बुढ़ापे का या बढ़ती उम्र का। हाइड्रोलिक्स, ऐसी बड़ी बड़ी हाइड्रोलिक मशीनें आपने देखी होंगी, एक्सकेवेटर बोलते हैं इसको, और भी बहुत सारे होते हैं। एक क्रेन होता है जो चीज़ों को लिफ्ट करने के लिए यूज़ करता है। तो ये सब हाइड्रोलिक्स मशीन इसमें लगी होती है ना। क्या होता है इसमें, ये होता है स्टडी ऑफ द लॉ ऑफ फ्लो ऑफ वाटर एंड अदर लिक्विड्स। तो हाइड्रोलिक मशीन में खासकर इस हिस्से में कुछ लिक्विड पदार्थ होते हैं जो फोर्स क्रिएट करता है, जिस वजह से इसमें इतना पावर आता है कि किसी भी चीज़ को उखाड़ के फेंक सकता है ना। तो हाइड्रा से बना, हाइड्रा मतलब वाटर, ये तो रूट वर्ड होता है। ठीक है, और हाइड्रा से जो भी वर्ड बनता है उसका ताल्लुक किसी न किसी रूप में वाटर या किसी लिक्विड से ज़रूर होता है। तो चूँकि हाइड्रोलिक मशीन में लिक्विड का यूज़ होता ही है, कोई भी मशीन हो, आपका इंजन चल रहा हो, पिस्टन वगैरह, तो वो भी तेल में डूबा रहता है ना, लिक्विड में, तो लिक्विड की ज़रूरत मशीन में पड़ती है। तो हाइड्रोलिक्स मतलब रिलेटेड टू लिक्विड, स्टडी ऑफ द लॉ ऑफ द फ्लो ऑफ वाटर एंड अदर लिक्विड्स। ठीक है, नेक्स्ट लैक्सिकोग्राफी, आप जानते होंगे, प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग डिक्शनरीज, यानी डिक्शनरी लिखने की कला या अध्ययन। कैसे डिक्शनरी लिखते हैं, लैक्सिकोग्राफर होता है जो डिक्शनरी लिखता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक डिक्शनरी का इमेज लगाया है ताकि आपको याद रहे कि इसमें क्या इमेज था। तो डिक्शनरी को लिखना या उसको लिखने की जो विद्या है, कला है, साइंस है, उसी को लैक्सिकोग्राफी कहते हैं। ठीक है, जैसे एक डिसलेक्सिया, एक बीमारी आपने सुना होगा, डिसलेक्सिया। तो लेक्स का मतलब वर्ड हो जाता है। ठीक है, डिसलेक्सिया मतलब क्या होता है, जहाँ शब्द लोग पढ़ नहीं पाते या पहचान नहीं पाते, तो उसके किस्म की बीमारी को डिसलेक्सिया बोलते हैं, है ना। तो लेक्स मतलब वर्ड होता है, इसलिए वर्ड लिखने का जो कला है, वर्ड कहाँ लिखते हैं, जाहिर सी बात है डिक्शनरी में। तो इसकी प्रैक्टिस भी डिक्शनरी में होती है, स्टडी डिक्शनरी में होती है। तो लैक्सिकोग्राफी क्या होता है, राइटिंग ऑफ डिक्शनरीज, डिक्शनरी लिखना या उसका अध्ययन। न्यूमिस्मैटिस्ट, न्यूमिस्मैटिस्ट होता है जो सिक्कों का अध्ययन करता है, प्राचीन पुराने सिक्कों को कलेक्ट करता है, जमा करता है, अध्ययन करता है। स्टडी ऑफ कलेक्शन ऑफ कॉइन्स, टोकन, पेपर, मनी, etc। तो पुराने चीज़ों का, कॉइन का या फिर टोकन्स का या पेपर मनी का, जो भी है पुराने चीज़ों का अध्ययन करने वाला न्यूमिस्मैटिस्ट होता है। और इस साइंस को न्यूमिस्मैटिक्स बोलते हैं, न्यूमिस्मैटिक्स। ठीक है, देखिए न्यूमिस से आप नंबर याद कर लीजिएगा कि सिक्कों में तो नंबर होता है ना, 1 2 3, 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, इसलिए न्यूमर्स से नंबर को लिंक कर लीजिएगा तो याद रह जाएगा। न्यूमिस्मैटिस्ट, मैटिक यानी नंबर, या इसको मैथमेटिक्स से याद कर लीजिएगा, क्योंकि मैथमेटिक्स में भी नंबर का खेल है और सिक्कों में भी नंबर होते हैं, उनकी एज होती है ना, पता लगता है कि किस कालक्रम का है। तो ये न्यूमिस्मैटिक हो गया, स्टडी ऑफ क्वाइंस, और न्यूमिस्मैटिस्ट हो गया जो स्टडी करता है। नेक्स्ट, ऑर्निथोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ बर्ड्स। देखिए अभी मैंने एवी बताया था, एक रूट वर्ड है कि एवी मतलब बर्ड होता है, और ऑर्नी भी होता है जो कि बर्ड से रिलेटेड होता है। ऑर्निथ, तो ऑर्निथ मतलब हो गया बर्ड, तो ये भी स्टडी ऑफ बर्ड है, यानी पक्षियों का अध्ययन। तो कई संस्थाएं हैं जो पक्षियों के देखभाल में लगी रहती हैं, उनका काम है पक्षियों की हिफाजत करना, आश्रय देता है और
उनकी बीमारियों का इलाज करते हैं और उनको स्टडी करते हैं, है ना, उनकी प्रजाति को बढ़ाने का कोशिश करते हैं, बहुत सारे काम होते हैं। तो ये जो काम होता है ये सब ऑर्निथोलॉजी के तहत होता है। ये सिखाया जाता है कैसे इनके बारे में हम स्टडी कर सकते हैं, इनके लिए दवाइयाँ बनाते हैं और तरह तरह की चीज़ें की जाती हैं। तो ऑर्निथोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ बर्ड्स। ठीक है, चलो, बर्ड्स से अगर प्रेम है तो आपको ये याद रहेगा। फिलोलॉजी स्टडी ऑफ लैंग्वेज। देखो, फिल मतलब तो लव होता है, रूट वर्ड है, और लॉजी तो स्टडी हो गया, पर यहाँ क्लियर नहीं है कि किससे लव हुआ, स्टडी से हुआ या क्या। बहरहाल, तो स्टडी ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, लैंग्वेज का स्टडी जो होता है कि लैंग्वेज कहाँ से शुरू हुई, इवोल्यूशन जो उसका होता है, उत्पत्ति, है ना, कोई लैंग्वेज कहाँ से शुरू हुई, कहाँ से आया, कहाँ से स्टार्ट हुआ, कैसे विकास किया, शब्दों का ज्ञान उसमें दिया जाता है, शब्दों के बारे में पढ़ाया जाता है। तो ये फिलोलॉजी होता है, जो करते हैं वो फिलोलॉजिस्ट होते हैं। ठीक है, फिलोलॉजिस्ट। और एक आपका लिंग्विस्टिक्स होता है, भाषा विज्ञान, वो भी आता है। और फिलोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लैंग्वेज, या फिर हम कह सकते हैं वर्ड्स। फिलोलॉजी मैंने भी पढ़ा था, एक चैप्टर था एमए में हमारा आता था, तो ये आप पढ़ सकते हो, खासकर इंग्लिश लैंग्वेज वाले पढ़ते हैं, लिटरेचर वाले। तो फिलोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लैंग्वेज, इसमें किसी भाषा की उत्पत्ति, उसके प्रचार प्रसार और आगे कहाँ तक वो विकास किया या ख़त्म हो गया, ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती है फिलोलॉजी में। ठीक है, नेक्स्ट पैलियोग्राफी। पैलियो मतलब हो जाता है पुराना, स्टडी ऑफ एंशियंट राइटिंग एंड स्क्रिप्चर्स। तो पैलियो मतलब पुराना, जैसे पैलियोलिथिक एज होता है ना, पूरा पाषाण युग, पैलियोलिथिक एज। तो लिथ मतलब पत्थर होता है, मोनोलिथ, मेगालिथ, LITH, लिथ मतलब पत्थर या स्टोन, इसी को पाषाण बोलते हैं। और इसके पीछे पैलियो वर्ड लगा दो, पैलियोलिथ एज हो जाएगा पूरा पाषाण युग। तो लिथ से मेगालिथ, मोनोलिथ, ये सब आता है। तो पैलियो मतलब ओल्ड या प्राचीन, और आपका ग्राफ मतलब लिखावट। तो जो प्राचीन चीज़ें होती हैं उसका स्टडी जो होता है, प्राचीन राइटिंग और स्क्रिप्चर्स की, उसको पैलियोग्राफी कहते हैं। तो पैलियोग्राफिस्ट क्या करता है कि पुरानी रचनाएं हैं, कृतियाँ हैं, कोई पुराना पेज मिला जिसमें कुछ लिखा हुआ है, 100 साल पुराना, 500 साल पुराना, तो वो उन स्क्रिप्चर्स का, उन अभिलेखों का वो अध्ययन करते हैं। तो ये पैलियोग्राफिस्ट का काम होता है। पैलियो मतलब पहले के जो लिखावट है या राइटिंग है या वर्क ऑफ आर्ट है, तो उसकी अगर कोई कॉपी अभी रह गई है बाकी, है ना, तो उसका स्टडी करना पैलियोग्राफिस्ट का काम है। तो पैलियो मतलब पहले का। ठीक है, इसको याद कीजिएगा ऐसे, पहले का, पैलियो पहले का, लिखावट, ग्राफ मतलब लिखावट, ये तो मैंने बता दिया आपको। ठीक है, चलिए, पहले की लिखावट का अध्ययन पैलियोग्राफी। फिर है आपका फिफोलॉजी। फिफोलॉजी है, बड़ा अजीब उच्चारण होता है इसका, पी का उच्चारण नहीं भी होता है। सिफोलॉजी भी पढ़ सकते हैं, कई लोग तो PS भी नहीं पढ़ते हैं। यूफोलॉजी भी पढ़ सकते हैं। तो यूफोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ इलेक्शन ट्रेंड्स। मतलब ये पता लगाना कि इलेक्शन का क्या ट्रेंड है, कौन कौन वोट देते हैं, कौन नहीं देते हैं, कौन नोट मतलब वोट देने के इच्छुक होते हैं, और जो एग्जिट पोल वगैरह होता है ना, किधर रुझान है, कौन जीतेगा, हारने का, कौन किसके चांसेस है। तो मतलब इलेक्शन के ट्रेंड से रिलेटेड जितनी बातें होती हैं वो इसमें स्टडी की जाती है। इसका अनुमान से ही पता लगाया जाता है, एग्जिट पोल वगैरह तैयार किया जाता है कि किसके जीतने के चांसेस हैं, किसके हारने के पूरी उम्मीद है। तो ये सिफोलॉजी में पढ़ाया जाता है। ठीक है, चलिए, तो हर चीज़ का अध्ययन होता है सर, हर फील्ड का अध्ययन होता है। अब यहाँ देखो, कई लोग वोट देने के लिए खड़े हैं, तो ये स्टडी हुआ है, इससे पता लगता है कितने % वोट हुए, कितने % नहीं हुए, है ना। चलो, नेक्स्ट और आज के लिए लास्ट, मैं इसमें 100 करा दूंगा आपको, फ़िलहाल 20 दे रहा हूँ, अगले वीडियो में 21 से 40, फिर 41 टू, इस तरह से 100 में कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, पहला 5 वीडियो मेरा अभी ऐसा ही रहेगा, और किसी कारणवश मैं अभी लाइव नहीं आ पाऊँगा कुछ 1 महीने, आप समझ सकते हो। तो नेक्स्ट मंथ से मैं लाइव आ जाऊँगा। थियोलॉजी ये हो गया,
स्टडी ऑफ रिलीजन, इसमें क्या होता है, थियो, थियो तो गॉड के लिए होता है, ये रूट वर्ड हो गया, थियो माने गॉड, और ओलॉजी, एलॉजी स्टडी, तो स्टडी ऑफ गॉड, गॉड का स्टडी करने का मतलब क्या है कि आप रिलीजन का स्टडी करते हो। थियो से बहुत सारे वर्ड आते हैं ना, थियोलॉजी, थियोक्रेसी, और पैंथियो, पैंथिज्म, ठीक है, थियोसॉफी भी होता है, थियोलॉजी बहुत होता है। जैसे बाइबल को पढ़ रहा है, ये जो इंसान बाइबल को पढ़ रहा है वो क्या कर रहा है, अपने रिलीजन का स्टडी कर रहा है। कोई कुरान पढ़ रहा है तो वो उसका स्टडी कर रहा है ना, ठीक है। तो थियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ रिलीजन और रिलीजियस बुक कह सकते हो, रिलीजन और रिलीजियस बुक्स। तो रूट वर्ड से इसको आप याद कीजिएगा। तो गॉड का स्टडी का मतलब है उसकी किताबों का अध्ययन कर लीजिए, गॉड का स्टडी हो गया। गॉड के बारे में कहाँ मिलेगा, उसकी किताब में, है ना। और जो इंसान कुछ बोलता है तो वो किताब से ही बोलता होगा। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।